Hi Sagar, good morning and welcome on Europedia. Good morning, sir. Thank you, sir, for Sagar, having me. yeah, Sagar, so you are presently doing your masters in climate science, I think, in IT Bhubaneswar. Yes, sir. And I would like to interact with you, Sagar, and आपके डिपार्टमेंट के बारे में जानेंगे, आपका जो कोर्स है उसके बारे में जानेंगे, आपको क्या क्या ऑप्शन मिली थी। पर्पस इस इंटरेक्शन का है कि जो स्टूडेंट सुन रहे हैं हमें, उनको पता लगे कि ये डिपार्टमेंट क्या है और इसमें क्या क्या होता है, वो सारा पता लगे। तो आई स्टार्ट विद यू फर्स्ट, कि सागर आप कहाँ से हैं, विच पार्ट ऑफ इंडिया, एंड आपने अपना ग्रेजुएशन कौन से कॉलेज से किया, सो दैट इफ योर सम कॉलेज जूनियर वांट्स टू इंटरेक्ट विद यू, आपने कौन से कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, और आपका सीजीपी कितना था बीटेक में, और आपका गेट का स्कोर कितना था, और उस गेट के स्कोर के बेस पे फिर आपको क्या क्या ऑप्शंस मिली थी बिफोर यू फाइनली डिसाइडेड भुवनेश्वर। Yeah, thank you, sir. So, sir, I belong to Chandrapur, Maharashtra, ओके। and I have done my BTech in civil engineering from VIIT Pune. My CGPA was 9.27, and my GATE score was 418. And I wrote my GATE exam in my final year of engineering. I never repeated or so. And I when I started counseling through Europedia, so I got three offers. First of them was ceramic engineering, IIT BHU. ओके। Second one was earthquake engineering, IIT Dhanbad. And I got this climate science and technology, IIT Bhubaneswar. So I interacted with you. So you suggested I should take this course. So I also तो thought, सागर, all these three options are एमटेक, राइट? yes, sir. अच्छा सागर, आपका सीजीपीए 9.27 है, जो वंडरफुल है, बहुत ही अच्छा है, और गेट स्कोर 418 है, जो आपका एवरेज स्कोर, अबव एवरेज स्कोर मैं मान सकता हूँ। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मेरे को लगता है आपको बहुत सी एमएस कॉल आ सकती थी, एमटेक रिसर्च जिसको बोलते हैं। तो क्या आपने भरा था एमटेक एमटेक रिसर्च एमएस, या नहीं भरा था? तो भरा था सर, तो मुझे आए थे, मुझे जैसे गुवाहाटी से आया था, उसके हम्म। बाद तिरुपति से, जम्मू से, और फिर मंडी, आईआईटी मंडी से आया था। पर जितने में मैं ज्यादा तो उतने में मुझे ऑफर आ चुका था। तो अच्छा। फिर मुझे लगा एमटेक मिलेगा आईआईटी भुवनेश्वर में, तो तो ये आपको सीओएपी के राउंड में मिला था एमटेक, तीनों ऑप्शंस? हाँ। अच्छा, आप ये भी जानते हैं कि सीओएपी में बहुत से राउंड्स होते हैं सागर, आपको हाँ। कौन से राउंड्स में ये भुवनेश्वर मिल गया था? अ, मुझे भुवनेश्वर मिला था थर्ड राउंड में, हम्म। और जो सिरामिक है वो मुझे फर्स्ट राउंड में मिल गया। अच्छा। हम्म। अच्छा, ये भी है सागर, पिछली बार बहुत से आईआईटीज ने अपना स्पॉट राउंड निकाला था, आप हाँ, हाँ। जानते हैं उसके बारे में? यस सर। तो स्पॉट राउंड्स में आप नहीं गए थे, आगे आपने पार्टिसिपेट नहीं किया स्पॉट राउंड्स? वो एक्चुअली सर, स्पोर्ट्स राउंड का ये हो जाता था सीन कि आपको उस कॉलेज में उस टाइम पे प्रेजेंट रहना इसेंशियल होता था। हाँ जी। हाँ। तो उस टाइम तक क्या हो चलता था कि जैसे स्पॉट राउंड होता यूजुअली सेवंथ राउंड के बाद होता था। हाँ हाँ हाँ। तो यूजुअली उस टाइम पे ना हम कॉलेज में आके हॉस्टल में रिलोकेट करके रह चुके होते, तो आप हाँ। कैंपस देख लेते, एक माइंडसेट बन जाता है कि अभी यही रहना है। तो सही है। फिर वो थोड़ा फ्रिक्शन भी आता है कि वहां पे जाओ, फिर उस पर्टिकुलर हम्म। कॉलेज में अप्लाई करो, इसलिए फिर। Okay, and what about CCMT? Because the student get very good opportunities through CCMT also. So हाँ। आपने ट्राई किया था CCMT? एक्चुअली सर, बात ये हुई थी हमारे लिए कि जो बीएचयू था, उसने पहले रिटर्न और इंटरव्यू के लिए बुलाया था, जब सीसीएमटी हम्म। स्टार्ट होने के पहले। तो जब हम हाँ। वहां पे गए थे, तो हम्म। मेरा रिटर्न भी अच्छा गया था और इंटरव्यू भी अच्छा गया था। ओके। तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंट था कि इसमें मेरा हो जाएगा। और जिस दिन सीसीएमटी के फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होने थे, उसी दिन शाम को रिजल्ट आ गया था कि आईआईटी बीएचयू में हो गया है हो सिरामिक। गया, अच्छा। तो फिर मैंने अप्लाई नहीं किया था सीसीएमटी। अप्लाई नहीं किया था। अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे सागर आपसे कि स्टूडेंट्स को एक क्लैरिटी नहीं होता कि एमटेक का कोर्सेज के लिए इंटरव्यू एंड रिटन एग्जाम होता है कि नहीं होता है। हाँ। तो आप प्लीज ये भी बताएं कि जब आप एमटेक के लिए जाते हो आगे आईआईटीज वगैरह में, तो कितनी क्या होता है, मतलब रिटन होता है, इंटरव्यू होता है, नहीं होता, क्या है ये सारा? हाँ सर, मैंने जितना बेसिकली ऑब्जर्व किया है कि अगर आप ऐसी ब्रांचेस देखे जो थोड़ी को रिलेटेड है, जैसे अभी सपोज हो गया कि हम्म। मैं सिविल बैकग्राउंड से हूँ, तो सपोज हम्म। मेरे हो गए जियो टेक्निकल एनवायरमेंट वगैरह। तो हम्म। सपोज आप कहीं ऐसी जगह पे जाते हो कि जहाँ पे स्टूडेंट्स कम आते हैं, ओके। तो वहां पे वो डायरेक्ट क्या कर लेंगे, डायरेक्ट इंटरव्यू लेंगे और फिर वो हम्म। शॉर्ट लिस्ट कर देंगे स्टूडेंट। पर यूजुअली ऐसी ब्रांच हो गई जैसे इंटरडिसिप्लिनरी हो गया मेरा, जैसे क्लाइमेट साइंस, तो यूजुअली बहुत बैकग्राउंड से स्टूडेंट आते हैं। तो वो हम्म। उन्हें फिल्टर आउट करने के लिए पहले वो रिटर्न एग्जाम लेंगे, और हम्म। उसके बाद वो जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो गए उनका इंटरव्यू होगा, और हम्म। उसके बेसिस पर फिर वो शॉर्ट लिस्ट कर देंगे। ओके ओके, ये तरीका है। और जो रिटन एग्जाम होता है सागर, उसमें क्या पूछा जाता है, मतलब आपका अपना सिविल इंजीनियरिंग का पूछा जाता है, या जिस कोर्स के लिए तुम जा रहे हो, जैसे जियोटेक के लिए जा रहे हो तो उसी से आएगा, और हाँ। इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है नॉर्मली?
सपोज सर आप कोई कोर ब्रांच के लिए जा रहे हो, जैसे अभी सिविल के लिए एनवायरमेंट हो गया, तो यूजुअली हम्म वो मोस्टली वो पर्टिकुलर ब्रांच स्पेसिफिक ही रहेगा। लेकिन जैसे हम्म अभी मेरा क्लाइमेट साइंस था, तो मेरे हम्म ब्रांच में मैकेनिकल, सिविल, जियो हम्म इन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, हम्म तो हम्म काफी ब्रांच से लड़के आए, तो हमारा पेपर था वो काफी जनरल था, पर मोस्टली मैकेनिकल फोकस था। हम्म। आपने बताया कि आपका आईटी बीएचयू में रिटन और इंटरव्यू दोनों हो गया था सिलेक्शन। तो हाँ। थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बता सकते हैं आईटी बीएचयू में कोर्स क्या था? आई थिंक सिरेमिक्स आपने बताया। और हाँ, उसके रिटन एग्जाम में क्या पूछा गया था और इंटरव्यू में क्या पूछा गया था? बेसिकली जो रिटर्न एग्जाम हुआ था सिरेमिक में, तो उसके पहले उन्होंने एक करिकुलम भेजा था जो शॉर्ट लिस्टेड हुए कि इस पर्टिकुलर करिकुलम के बेस्ट आएगा, क्योंकि जो सिरेमिक है वो काफी डिफरेंट है। आप किसी भी एक टिपिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से उन्होंने एक हम्म सिलेबस भेज दिया था, और उस हम्म पर्टिकुलर सिलेबस से आया था, और मोस्टली शायद थोड़ा एप्टीट्यूड्स और मैथमेटिक्स, हम्म 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 हम्म, जो गेट में था ही प्रिपेयर्ड। अच्छा। और इंटरव्यू में क्या पूछा था उन्होंने आपसे, क्योंकि आपने सिरेमिक्स तो नहीं पढ़ा होता कई बार। हाँ, तो उनकी भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रहती है कि आप कुछ बता सके, वो मोस्टली आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पे और हम्म आपके क्यों आना चाहते हो इस ब्रांच में, वो उस पे ज्यादा फोकस। ओके ओके। सो दैट मीन्स आप अपना पढ़ के जाओ सिविल इंजीनियरिंग और वो ठीक है, मतलब वो हो हाँ, जाएगा। तो हम्म प्रोजेक्ट पे आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। ओके। एंड बीटेक प्रोजेक्ट का कितना सिग्निफिकेंस है सागर? क्योंकि जो भी बच्चा देखो गेट के बाद ट्राई करता है, वो सारे बच्चा ये बोलता है कि सर मैंने बीटेक का प्रोजेक्ट ढंग से किया नहीं है। ये हाँ। सब बच्चे बोलते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि कितना सिग्निफिकेंस है बीटेक का प्रोजेक्ट, नंबर वन। नंबर टू, अगर कोई बच्चा बोलता है कि मैंने बिल्कुल भी प्रोजेक्ट सर किया नहीं है, तो ऐसे केस में वो क्या कर सकता है? आ, सर, मेरे तो जितनी बात है, मैंने तो अपना प्रोजेक्ट ये नहीं कहूंगा कि मैं फुल्ली डेडिकेटेड किया था, पर मैंने हम्म एक सिग्निफिकेंट टाइम उसको दिया था, तो मैंने तो अपना प्रोजेक्ट जस्टिफाई किया था। पर सर, जितने ही मुझे मेरे कलीग से वगैरह पता चला है कि ये बात उस स्टूडेंट को पता है कि उसने प्रोजेक्ट पे काम पे नहीं किया है, और ये बात हाँ आपको उसको पता नहीं। है, उनको नहीं पता है। तो हाँ, आप जो भी आपने किया है, जैसे भी किया है, आप उसके बारे में पढ़ के जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे हम्म मैं जितने भी इंटरव्यू दिए मैंने, हम्म उन्होंने मेरा मोस्टली 90% ऑफ द डिस्कशन मेरे प्रोजेक्ट पे ही था। वो हम्म उनके लिए मतलब, अगर आपके पास प्रोजेक्ट है बोलने के लिए कि मैंने हम्म ये किया है, तो हम्म आपके इंटरव्यू के 10 मिनट में जो हम्म 7 से 8 मिनट है वो आपके प्रोजेक्ट पर ही डिस्कस करने में चले जाते हैं। अगर आपके हम्म पास आपका प्रोजेक्ट नहीं है, तो हम्म होपफुली आपके पास कुछ और होना चाहिए बोलने के लिए। पर हम्म मोस्टली बीटेक में बस हम पढ़ते हैं, कॉलेज गेट देते हैं, हम्म और तो हम्म कुछ होता नहीं है। फिर वो हम्म जिनका भी प्रोजेक्ट नहीं होता, फिर वो यूजुअली उनका इंटरव्यू 5-10 मिनट में खत्म हो जाता है, और फिर वो कहते हैं इंटरव्यू ठीक नहीं गया। ओके ओके। बेटा सागर, नाउ वी विल कम टू आईटी भुवनेश्वर। यस देखो सर। आईटी भुवनेश्वर एक नया आईटीज है, नए आईटीज में आता है, और आई थिंक 2008 वगैरह के आसपास ये बना था। आई डोंट नो वेरी एग्जैक्ट डिटेल्स, बट उसी टाइम पे ये बना था। आईटी भुवनेश्वर का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, मैं उसमें ये जानना चाहूंगा कि कई जगह पे बच्चों को हॉस्टल नहीं मिलता। जैसे आईटी दिल्ली तो पुराना आईटी है, लेकिन उसमें भी एमटेक में हॉस्टल नहीं मिलता। कई आईटीज में, नए आईटीज में, उनमें हॉस्टल नहीं मिलता। तो पहले आपसे जानना चाहेंगे कि हॉस्टल फैसिलिटीज वगैरह आईटी भुवनेश्वर में कैसी हैं? जैसे बच्चा एमटेक ज्वाइन करता तो क्या उसको हॉस्टल मिलता है? और मेस वेस कैसा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं आप। आ, सर, हॉस्टल की बात यह तो है कि हॉस्टल तो काफी अच्छे हैं, मतलब 3 हॉस्टल है, बॉयज की बात कर रहा हूँ मैं। हम्म एक हम्म फर्स्ट ईयर के लिए एक आरएचआर, सेकंड ईयर हम्म थर्ड ईयर जो है बीटेक होते हैं उनके लिए बीएचआर, और फाइनल ईयर्स के लिए एमएचआर। तो हॉस्टल में तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब नया नया आईआईटी है और इंफ्रास्ट्रक्चर काफी नया है, तो ये जितना पूल आ रहा है स्टूडेंट का उतनों को अकोमोडेट करने के लिए सफिशियंट है। हम्म और मेस की बात करें तो हर मेस सेम ही होती है, महीना भर अच्छा लगता है, फिर वो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन ओके। जितना मैं बीटेक में रह चुका हूँ, तो हम्म उसके कंपेरेटिवली आपको बेटर ही मिलेगा। अच्छा, कैंपस लाइफ कैसी है? मैं पीछे गिटार भी देख पा रहा हूँ, आपके पीछे एक गिटार सा पड़ा हुआ है। हाँ, तो हाँ, हाँ। कैंपस लाइफ कैसी है सागर? और आप क्या क्या करते हैं यहाँ कैंपस में अदर देन स्टडीज? अच्छा, कैंपस लाइफ तो अच्छी है, वाइब्रेंट है, काफी वाइब्रेंट है। पर वो आप पर डिपेंड करेगा कि आप अपना टाइम किस चीज में देना चाहोगे। तो हम्म जैसे यूजुअली जो मास्टर स्टूडेंट होते हैं हमारी तरह, वो थोड़े ज्यादा शेड्यूल्ड में चलना पड़ता है। तो जैसे हम्म अभी तो कुछ दिनों से अभी क्लासेस वगैरह नहीं है, तो थोड़ा चिल चल रहा है। और सपोज हम्म क्लासेस चल रहे हैं तो सुबह 9 बजे क्लासेस रहेंगे आपको, आप शाम में हम्म 4-5 बजे तक फ्री होंगे। फिर हम्म आपको शाम में 2 घंटे मिलेंगे खुद के लिए, तो फिर वो आप पर है कि आपको क्या करना है। तो जैसे मैं तो खुद जिम और थोड़ा म्यूजिक में शौक है, तो मैं गिटार प्ले करता हूँ। पर अच्छा बहुत सी सोसाइटीज है, बहुत से कल्चरल फेस्ट वगैरह होते अच्छा। हैं। कैंपस लाइफ तो मैं डेफिनेटली कहूंगा कि हाँ, और अच्छी हो सकती है, हम्म। पर डिसअपॉइंटिंग नहीं है बिल्कुल। तो ये सारी चीज अच्छी है, जिम वगैरह फैसिलिटीज वगैरह सब अच्छी है अंदर? सर, मैं ये नहीं कहूंगा कि एकदम बेटर अच्छी है, पर आपका काम चल जाएगा।
आपको ऐसा नहीं लगेगा कि है नहीं, आपको मिल जाएगा, जो चाहिए वो मिल जाएगा। वंडरफुल। अच्छा, अब आते हैं सागर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ। ये आपका जो क्लाइमेट साइंस है, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ, ये है क्या? मतलब जो ग्रेजुएट बच्चा है उसको नहीं पता कि क्लाइमेट साइंस चीज क्या है, थोड़ा बताइए आप प्लीज। आ, ये क्वेश्चन मैं अभी भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, लेकिन मैं जितना हो सके बताऊंगा। ओके। तो क्लाइमेट साइंस बेसिकली ये कोर्स है कि जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा हाँ कि जी। जैसे जो वेदर फोरकास्टिंग होती है, जो हम हम्म। देखते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में वेदर ऐसे ऐसे होगा। तो हम्म। इसमें क्लाइमेट साइंस में मतलब जो अपने वेदर इवेंट्स हैपनिंग हो रहे हैं कुछ पिछले 30-40 सालों से, तो बेसिकली हम्म। जो अपन वेदर एनालिस्ट करते हैं 30 ईयर प्लस, हम्म। वो हम क्लाइमेट एनालिस्ट होते हैं। वरना जो आज का जो है उसको हम वेदर बोल देते हैं। हम्म। तो बेसिकली इसमें बहुत सारी चीजें आती है, जैसे क्लाइमेट एक ही चीज से नहीं बनता, जैसे ओशनोग्राफी आ गई, मेट्रोलॉजी आ गई, एटमोस्फेयर साइंस आ गया, हम्म। एटमोस्फेरिक फिजिक्स आ गया। तो हम्म। जो आप देख रहे हैं कि जैसे हमारे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, सी वाटर लेवल हम्म। राइज, इनके रीजंस क्या हम्म। है? तो हम्म। ये सब क्लाइमेट साइंस में स्टडीज में आते हैं। हम्म। और बात ऐसे कि जैसे आप अभी देख पा रहे होंगे कि जो भी अभी बड़ी बड़ी मीटिंग होती है, जैसे अभी G20 हुई थी, तो हम्म। उनमें जो कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन किए तो उसमें से एक था क्लाइमेट चेंज। तो हम्म। अगर आप वो भी देख लोगे उनके एजेंडा में क्या था, वो देखेंगे कि अच्छा पोल्यूशन बढ़ रहा है, इसकी वजह से एसिड रेन हो रहा है, फिर एग्रीकल्चर में कुछ हो रहा है। तो ये सब हम्म। की स्टडीज आ गई। जो भी हम्म। ह्यूमन की वजह से एनवायरमेंट के इंटरेक्शन के साथ जो भी इफेक्ट पड़ रहा है उसकी स्टडीज हम हम्म। करेंगे, वो क्लाइमेट साइंस में आ जाएगा। अच्छा सागर, जो जॉब लेने के लिए जो कोर्सेज करते हैं बच्चे के कैंपस में, जैसे मैं एक कोर्स जानता हूँ, CFD होता है, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स वगैरह कोर्सेज होते हैं या कुछ हाँ ऐसे, जिनसे आपका मतलब शायद IT जॉब्स लग जाए, सॉफ्टवेयर की जॉब्स लग जाए। तो क्लाइमेट साइंस में ऐसे कौन कौन से सॉफ्टवेयर पे वर्क करता है स्टूडेंट? सर, आप बेसिकली क्लाइमेट साइंस को एक डेटा एनालिटिक्स कोर्स करके देख सकते हैं। ओके। क्योंकि अगर आपको कल का वेदर प्रेडिक्ट करना है तो आपको पास्ट डेटा रीड करना सही है, पड़ेगा। आप सही है। जब तक उसको रीड नहीं करोगे आप आगे का एनालाइज हम्म। नहीं कर पाओगे। तो जो डेटा एनालिसिस है तो उसमें भी वही होता है। आप जब तक हम्म। पास्ट डेटा रीड करके आगे का प्रेडिक्ट हम्म। करना है। बस सही इसमें है। ये स्पेसिफाइड हो गया कि आपका जो डेटा है वो हम्म। क्लाइमेट स्पेसिफिक है। तो हम्म। हम जो टूल्स यूज करते हैं मोस्टली वो हमारे जैसे अभी जो मेरी प्रोफाइल बनेगी वो डेटा एनालिटिक्स के लिए बनेगी। हम्म। तो हम्म। यूजुअली हमारे सीनियर्स जो है वो 90%, 99% ऑफ द सीनियर्स हमारे डेटा एनालिटिक्स में प्लेस हुए। और सही। जो भी बचे हैं वो PhD कर रहे हैं। अच्छा, वंडरफुल। अच्छा सागर, अब मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे आज के इंटरेक्शन का, और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो प्लेसमेंट सिचुएशन से लेके है। हाँ मैं हर साल बच्चों से बात करता हूँ, तो अगर मैं 1-2 साल पीछे चले जाऊं तो प्लेसमेंट बहुत जबरदस्त चल रही थी, लेकिन अब बिकॉज ऑफ हाँ रिसेशन थोड़ा सा चल रहा है। तो आप अपना सिचुएशन बताओ, IT भुवनेश्वर में क्या चल रहा है प्लेसमेंट का? हाँ सर, इसमें ना ये कहना चाहूँगा जो हमारे सुपर सीनियर्स के बैच थी, तो हाँ जी। उनका प्लेसमेंट ना तब जब मोस्टली जब सेकंड कोविड का लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम उनका प्लेसमेंट बहुत अच्छा हुआ था। एक हमारे सीनियर है उनका 18 LPA भी पैकेज गया है, और मोस्टली मैंने देखा था 12-15 के बीच में प्लेस हो रखे थे। पर हम्म। इस बार की जो बात चल रही है वो नॉट जस्ट भुवनेश्वर, ऑल ओवर जितना मैं देख पा रहा हूँ कि थोड़ा स्लो है प्लेसमेंट के लिए। हम्म। तो हम्म। जितना मैं अपने सीनियर से इंटरेक्ट कर रहा हूँ तो उनसे एक ही मुझे सजेशन आ रहा है कि प्लेसमेंट के लिए तो डेफिनेटली प्रिपेयर करो, पर हम्म। साथ में एक हायर स्टडीज के लिए एक माइंडसेट लेकर चलो। यस। हम्म। इसमें मैं एक बात जरूर ऐड करना चाहूंगा सागर, कि आप लोग देखो अब IIT तक पहुंचे हैं, आप अब IIT सिस्टम में स्टडी कर रहे हैं। IIT के जो ग्रेजुएट है उनकी बहुत ज्यादा एक अब उनके पास अपॉर्चुनिटी भी होता है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि वाई नॉट टॉप 50 इंस्टीट्यूट ऑफ द ग्लोब। वो इसलिए बिकॉज इंडियन स्टूडेंट की प्रेजेंस वहां पे बहुत कम है। हम हाँ दुनिया के सबसे पॉपुलेटेड कंट्री हैं और हम कैपेबल भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बाहर जो टॉप 50 यूनिवर्सिटीज है ना, अब इस इंटरेक्शन के थ्रू मैं अपने सारे उन स्टूडेंट से डिस्कस भी करना चाहूंगा कि आप अगर हो सके तो टॉप 50 यूनिवर्सिटी में जरूर ट्राई करें। तो वहां पे बहुत अच्छा आपको एक वो भी मिलेगा, एक्सपोजर मिलेगा। इंडिया में देर इज नथिंग रॉन्ग, मैंने हमारे प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, नो डाउट। बट एक जो इंटरनेशनल एक्सपोजर है वो भी मिलता है। और आपने खुद देखा है कि हर IIT में जो प्रोफेसर हैं, वो IITs भी चाहते हैं, डायरेक्टर ऑफ IITs हर साल बाहर जाते हैं रिक्रूट करने के लिए, तो वो भी चाहते हैं कि साहब हम एक ऐसा कैंडिडेट एकेडमिक्स में मिले जिसका इंटरनेशनल एक्सपोजर हो। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, जितने स्टूडेंट्स हैं जो इन IIT से MTech वगैरह कर रहे हैं, कि इंटरनेशनल एक्सपोजर जरूर लें PhD वगैरह की फॉर्म में। और ये सही है, रिसेशन के टाइम पे 1-2 साल का रिसेशन होता है, दैट इज बेस्ट फॉर हायर एजुकेशन, यस राइट? सर, यस सर, यस सर। चलिए सागर, आपने अपना टाइम दिया, आई एम रियली थैंकफुल टू दिस फॉर दिस इंटरेक्शन, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर करियर अहेड सागर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।